नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी, इनका नाम हम सभी लोग सुने हैं। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और इनकी प्रमुख आत्मकथा कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी चाहे हायर में हो और चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से हिंदी व्याकरण में आता है वहाँ पे, इस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और ये 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी में एक नया वाद चलाया था जिसका नाम था नवीनवाद। क्या था? नवीनवाद। और उसी को बाद में हालावाद के नाम से भी कहा गया। किसके नाम से कहा गया? हालावाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने हाला को व्यवस्था विरोध का प्रतीक माना। हाला को व्यवस्था प्रतीक का विरोध माना है, तथा छायावाद की सूक्ष्म एवं कल्पनाशील कविताओं के स्थान पर स्थूल एवं यथार्थ भावना में व्यक्तित्व कविताओं का सृजन किया। मतलब जो छायावाद में सूक्ष्म छोटी कविताएं और कल्पना चलती थी, उसको उन्होंने बड़े में कर दिया। स्थूल मतलब बड़ा में कर दिया। और यथार्थ चीजें लिखने लगे। जो व्यक्तित्व कविताओं के सृजन किया उन्होंने। व्यक्तिगत कविताएं नहीं लिखी। कौन सी कविताएं लिखी? व्यक्तिगत कविताएं। इनको हिंदी का बायरन भी कहा जाता है और एक क्षयी रोमांस का कवि भी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि क्षयी रोमांस कवि किसे कहा जाता है या बायरन कवि किसे कहा जाता है, तो याद रखना हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी मस्ती और अल्हड़पन के गायक कवि हैं। मस्ती और अल्हड़पन गायक के कवि हैं। और ये ज्यादातर प्रभावित थे उमर खयाम से। इससे प्रभावित थे उमर खयाम की जो रुबाइयत थी, उससे है प्रभावित थे। आगे देखिए, बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयत का जनभाषा के नजदीक अनुवाद किया और लोकप्रिय हुई। मतलब इन्होंने उमर खयाम की जो रुबाइयत थी उसको इतना अच्छा बनाया कि आम लोग भी उसको सुनने लगे। उमर खयाम के रुबाइयों का अनुवाद करने वाले विभिन्न कवि देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, केशव प्रसाद पाठक, गिरधर शर्मा, जिनको नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जा सकता है कि नवरत्न कवि कौन है, तो गिरधर शर्मा हो जाएंगे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। और खुद हरिवंश राय बच्चन जी, और इसके बाद सुमित्रानंदन पंत। तो ये सब उमर खयाम की रुबाइयों में इंटरेस्ट लेते थे। इनकी विशेष रुचि थी इन कवियों की। आगे देखिए, इनकी जो मौलिक कृति है जिसका अनुवाद किया था, जो खुद रचना की थी, यह मधुशाला है। क्या है? मधुशाला। परंपरा नुआइयों ने बड़ा ही विरोध किया। मधुशाला की जब इन्होंने रचना किया तो इसका बड़ा विरोध हुआ। फलस्वरूप इसमें बच्चन का निष्कपट हृदय छलक छलक उठा। मतलब इन्होंने जो कुछ भी लिखा था वह बिल्कुल साफ मन से लिखा था। मतलब इसमें उनका किसी पे कोई आ, बुराई इंगित करना नहीं था इसमें, मधुशाला में। फिर की देखिए, दूसरी रचना थी मधु कलश। अब इसमें ने कवि के जीवन, कई बार पूछा जाएगा कि मधु कलश के अंदर क्या बातें थी, तो आप याद रखिएगा, यहां से कवि ने अपने जीवन का अवसाद भरा, मतलब दुख भरा चित्र खींचा है इसमें। इनके जीवन में जो दुख दिखाई दिया उसको इन्होंने किसे किया था? मधु कलश में। तो विशेष याद रखिए, कई बार इसमें पूछ लेता है कि इसके अंदर चित्रण किस चीज का हुआ है। अब उनके जीवन की अवसाद भरा जो था, दुख भरा चीजें थी, उसका इन्होंने मधु कलश में किया है। फिर इन्होंने आकर के एकांत संगीत में, इनकी जो रचना थी उसमें इन्होंने कहा कि बीत गई सो बात गई, कहकर निराशा का मुकाबला करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। मतलब इन्होंने बोला कि जो चीज अगर आपके जीवन में दुख हुआ, समस्या हुई, उसको भूल जाओगे तभी आगे आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये इन्होंने विशेष बात यहाँ पे कही थी कि बीत गई सो बात गई। इसमें निराशा से मुकाबला करने की बात कही गई है, विशेष याद रखिए। अगला है देखिए, आकुल अंतर एवं विकल विश्व। ये केवल निराशा से मुक्त होने की भावना ही नहीं, अपितु तो आशा और विश्वास का संदेश भी दिया है। तो ये देखिए, जो रचनाएं की आकुल अंतर एवं विकल विश्व है, इसने बोला कि बिल्कुल आपको निराश ही नहीं हो जाना है, जीवन में हताश ही उदास नहीं हो जाना है। आप में आशा और विश्वास का संचार बार बार करना है। जो उनकी एक आत्मकथा है, नीड का निर्माण, फिर भी उसमें इन्होंने यही बताया है कि आपके जीवन में निराशा दुख ये सब आएंगे, लेकिन आप उसको हताश नहीं हो जाना है। तो विशेष याद रखना, आकुल अंतर एवं विकल विश्व में रचना की गई। आगे देखिए, इनकी मिलन यामिनी, सतरंगिनी और निशा निमंत्रण में एक नवीन उत्साहपूर्ण संदेश दिया है इन रचनाओं में।
इनकी रचनाएं विशेष याद रखिएगा जो हाईलाइटेड है ये मिलन यामिनी, सतरंगिनी, निशा निमंत्रण। आगे देखिए बंगाल का अकाल तथा बुद्ध और नाच घर। बंगाल का अकाल ये भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध और नाच घर में प्रगतिवादिता के तत्व पाए जाते हैं। इसमें आकर के इन्होंने किस बातों को कहा, प्रगतिवादी बातों को कहा, जहां पे वैयक्तिक दर्शन आ गया, कौन सा दर्शन आ गया, वैयक्तिक दर्शन आ गया, व्यक्ति दर्शन आ गया, उसको इन दोनों रचनाओं में उन्होंने बताया है, बंगाल का अकाल और बुद्ध और नाच। आगे देखिए जहां से प्रश्न खूब बनते हैं हर एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जहां हिंदी व्याकरण आता है, इसमें देखिए तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काव्य, खादी के फूल, छूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा। इसमें विशेष देखिए जो हाईलाइटेड है ये आपको जरूर ही याद होना चाहिए। मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, निशा निमंत्रण 1938 में, हलाहल 1946 में, खादी के फूल 1948 में। तो इनकी विशेष जो काव्य है इसको आप सब ध्यान रखिएगा, बाकी देख लेना है सबको क्योंकि कहीं से भी कोई पूछ सकता है। विविध में देखिए बचपन के साथ क्षण भर, खयाम की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर खयाम की रुबाइयां, कवियों के शौ में संत, पंत जी, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू, राजनीतिक जीवन चित्र, नए पुराने झरोखे, अभिनव सोपान, 64 रूसी कविताएं, डब्ल्यू बी इट्स एंड ऑक्लिट्ज्म, मरकट द्वीप का स्वर, नागर गीत, बचपन के लोकप्रिय गीत, हैमलेट, भाषा अपनी भाव पर आए, पंत के 100 पत्र, प्रवास की डायरी, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, प्रवास की डायरी। आगे देखिए टूटी छोटी कड़ियां, मेरी कविताई की आधी सदी, तो हम हंस, 8वें दशक की प्रतिनिधि, श्रेष्ठ कविताएं, मेरी श्रेष्ठ कविताएं। इसमें देखिए जैसे हैमलेट हो गई, डब्ल्यू बी इट्स एंड ऑक्लिट्ज्म, ये सब कुछ रचनाएं इनकी जो हैं अनुदित हैं। ये किससे ली गई हैं, इंग्लिश लिटरेचर से ली गई हैं। आगे देखिए आत्मकथा से विशेष याद रखिएगा, 10 द्वार से सोपान तक 1965 में, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, और बच्चन रचनावली के 9 खंड 1983 में। कई बार सीक्वेंस से पूछ लेता है तो इसलिए यहाँ से याद रखिएगा, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, बच्चन रचनावली के 9 खंड। कुछ इनकी प्रमुख विशेषताएं जो तो देख लेते हैं। बच्चन ने दोहे चौपाइयों भगवत गीता का जनगीता नाम से अनुवाद किया। मधु काव्य व उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव लक्षित होता है। प्रेम और मस्ती का काव्य लिखे इन्होंने। व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण किया, प्रणय अनुभूति और नाच घर मधुर अभिव्यक्ति किया, सरल भाषा का प्रयोग किया। और एक विशेष बात है, प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ये तो हम सभी को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है साहित्यिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी आप सब जान लीजिए। तो दोस्तों आज हमारा यह प्रमुख वीडियो था हरिवंश राय बच्चन जी पे। फिर हम कल मिलेंगे किसी एक छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत या जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से हमारा लगातार वीडियो आप पास जाता रहेगा। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी हो रही है, जहाँ भी ग्रामर या व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।